हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, दैट इज योर रीसेंट जजमेंट्स रिलेटिंग टू द मंथ ऑफ मई 2026। ठीक है, तो सबसे पहले तो रीजनिंग समझो कि हमें सीरीज ला ही क्यों रहे हैं कि हर मंथ आपको हम रीसेंट केसेस और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो देखो, अगर आप किसी भी एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको रीसेंट जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप क्लैट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्लैट पीजी में ना, अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा होगा यहाँ पे, तो उसमें आपको 24 पैसेजेस पूछे जाते हैं एंड इन 24 पैसेजेस से हमारे 120 क्वेश्चंस बनते हैं। अब जो मेजॉरिटी ऑफ द पैसेजेस होते हैं ना, वो डील करते हैं आपके रीसेंट केसेस से। तो अगर आपको क्लैट पीजी क्रैक करना है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रीसेंट केसेस को कवर करना। एंड नाउ वी टोटली अंडरस्टैंड एट एलईएसी कि भाई इतने सारी जजमेंट्स आती हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है। जो जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है उसमें से उसकी 100-200 पेज की जजमेंट से हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। तो इट बिकम समथिंग वेरी टफ फॉर अस अगर हम सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसी के मद्देनजर आपको हेल्प आउट करने के लिए हमने अपनी रीसेंट केसेस की जजमेंट्स की सीरीज लॉन्च की है। तो उसी सीरीज के फर्दरेंस में आज की वीडियो में हम मई 2026 के जजमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, मैं आपको बस यहां पर ये पिच करना चाहूंगा कि अगर आप क्लैट पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से क्रैक हो सकता है तो देखो, उसमें कोई डाउट नहीं है कि हो सकता है, बट आपको बियॉन्ड जाके बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, खासकर व्हेन इट कम्स टू योर केस लॉस, राइट। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है, अगर आप क्लैट पीजी के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो लेट मी टेल यू कि एलईएसी इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू, लीगल एज आफ्टर कॉलेज इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। हम जो है कॉम्प्रिहेंसिवली बैचेस निकालते हैं, साथ में प्रिपरेशन करवाते हैं आपके अलग अलग एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो क्लैट पीजी हो, एलिट पीजी हो, आईएलआई हो, आपका सीयूईटी पीजी हो, आईआईटी खड़गपुर हो, एआईईटी हो, हम इन सारी चीजों को कवर करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इनमें से किसी भी चीज के बारे में पढ़ने के लिए, एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट एलईएसी, राइट। तो लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट कि अगर आप क्लैट पीजी या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने मिल सकती हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस तो मिलेंगे ही, आपको एकदम एप्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा कि भाई इसको देखने के अलावा और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आपको माइनर सब्जेक्ट्स के और कुछ मेजर सब्जेक्ट्स के भी वन लाइनर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको जो है नोट्स बनाने में भी कोई डिफिकल्टी नहीं आए। साथ ही साथ जो आपके रीसेंट जजमेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे, वो भी आपको प्रॉपरली प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आपको 100-200 पेजेस की जजमेंट को पढ़ने की कोई दिक्कत ही ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कहीं अटक रहे हो तो उसके डाउट रिजोल्यूशन के लिए भी, स्ट्रैटेजी के लिए भी आप अपनी फैकल्टीज के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो इन वन टू मेनी मेंटरशिप्स और वन ऑन वन मेंटरशिप्स। या अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप्स भी रहते हैं जहां पर आप डिस्कशन कर सकते हो रिलेटेड टू एनी स्ट्रैटेजी और एनी डाउट्स, राइट। So if you're interested in preparing for your CLAT PG examinations or any other LLM entrance examinations, you can approach us at LEAC. आपको बस एक कॉल करना है at 6363286363 and we are going to be there for you, right? So if you have any queries regarding the examination, prepare करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो कैसे स्टार्ट करना है, किसी भी तरह की क्वेरी हो, just call at 6363286363. We'll be happy to help you all. Okay? चलो, on this note, let's start with 4 of the important cases of May 2026 जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट केस है ना, जो हमारा फर्स्ट केस है वो है नीतू सॉल्वेंट्स वर्सेस विनीत नागर का केस। ठीक है, अब देखो ये केस ना बेसिकली आपके एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस के कॉन्सेप्ट से डील करता है। अब ये एग्जैक्टली क्या होता है, तो देखो होता क्या है ना कि कई बार कुछ काम करने के लिए, कुछ कंस्ट्रक्शंस करने के लिए या कुछ चीजें करने के लिए आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होती है, लेकिन बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के आपको काम करना स्टार्ट कर देते हो और काम स्टार्ट करने के बाद आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेते हो, राइट। उसी को हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस, कि फैक्चुअली आपने काम पहले स्टार्ट कर दिया और एनवायरमेंटल क्लियरेंस बाद में लिया। तो ये यहाँ पर जो हम केस देखते हैं ना, नीतू सॉल्वेंट्स वर्सेस विनीत नागर का, जिसकी जजमेंट हमारी 6 मई 2026 को आई हुई है। इस केस में बेसिकली ये स्पेसिफाई किया गया था कि जस्ट बिकॉज किसी भी काम के लिए एक्सपोस्ट फैक्टो क्लियरेंस मिल गया है डज नॉट मीन कि उस काम को बंद कराना इज द ओनली सोल्यूशन, राइट। देयर कैन बी सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट। चलो हम पहले फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक कंपनी थी जहां पर स्टैब्लिश करना था उन्हें फॉर्मेल्डिहाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स राजस्थान में और हरियाणा में, राइट। एंड इस फॉर्मेल्डिहाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए इस कंपनी ने कंसेंट टू स्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट ऑलरेडी लेके रख लिया था स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास से। एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली थी, राइट।
एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली थी, जब ये स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड के पास गए तो इन्हें कंसेंट टू स्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट दे दिया गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, उन्होंने इनके ऑपरेशन को बंद करा दिया, ये कहते हुए कि भाई आपने एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया है यहाँ पे, राइट। आपने भले ही कंसेंट टू स्टैब्लिश या कंसेंट टू ऑपरेट ले लिया है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, लेकिन आपने एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो एनजीटी ने इस फॉर्मेल्डिहाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद करा दिया। अब मेन इशू क्या उठता है हमारा यहाँ पे कि वेदर एब्सेंस ऑफ environmental clearance warranted closure when PCBs themselves had not flagged the EC requirement while granting CTC and COP, right? मेन जो क्वेश्चन हमारा यहां पर बनता है कि भाई अगर आप इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद करवा रहे हो ये बोलते हुए कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं था, जबकि जो हमारे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थे उन्होंने ऑलरेडी कंसेंट टू स्टैब्लिश एंड ऑपरेट दे दिया था और उन्होंने कुछ चीज फ्लैग ही नहीं की थी, कहा ही नहीं था कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस यहां पर नेसेसरी है, राइट। अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि भाई स्टेट पोल्यूशन बोर्ड ने ऑपरेशन के लिए कंसेंट दे दिया और उन्होंने कुछ बोला ही नहीं कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए या नहीं चाहिए, तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो क्यों जाएगा एनवायरमेंटल क्लियरेंस के पास, राइट। अब पीसीबी ने नहीं कहा इसलिए लोग नहीं गए, अब ये लोग नहीं गए तो एनजीटी ने जो है इनके ऑपरेशन को क्लोज करवा दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यहाँ पर केस है जिसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एनजीटी के क्लोजर ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया, बोला कि नहीं आपके जो क्लोजर ऑर्डर है वो पूरी तरीके से वैलिड नहीं होंगे, राइट। जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थे वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट को लेके ही अनअवेयर थे जब वो उन्होंने कंसेंट टू ऑपरेट एंड एस्टैब्लिश यहां पर ग्रांट किया था, राइट। इस केस में क्लोजर जो है वो वारंटेड नहीं है यहां पे, राइट, because warranted where violation arose from regulatory ambiguity in action and not deliberate breach, right। यहां पर आप इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का क्लोजर नहीं डिमांड कर सकते। क्यों नहीं डिमांड कर सकते? क्योंकि भाई यहां पर जो ऑपरेशन के लिए और एस्टैब्लिशमेंट के लिए कंसेंट थी वो ऑलरेडी पीसीबी ने दे चुकी थी, राइट। अब रेगुलेटरी अथॉरिटी रेगुलेटरी एम्बिग्विटी या उनके इनएक्शन की वजह से अगर कोई वायलेशन हुआ है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की गलती नहीं है। अब उनकी गलती नहीं है इसलिए आप उनको क्लोजर नहीं करा सकते यहां पे, राइट। कोर्ट डायरेक्टेड यूनियन ऑफ इंडिया टू क्लैरिफाई विद इन 3 वर्किंग डेज वेदर फर्दर ईसी कंप्लायंसेस वाज रिक्वायर्ड, राइट। यहां पर कोर्ट ने नोट किया कि एक एम्बिग्विटी है, पीसीबी को खुद नहीं पता था कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप ऐसे में ओनर्स ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे शिफ्ट नहीं कर सकते हो। आप उनको ये नहीं बोल सकते हो कि भाई आपको हम नहीं देंगे, आपके एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दिया, क्योंकि वहां पर एम्बिग्विटी थी, इसलिए आप ओनर्स यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे शिफ्ट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा यहां पर कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि भाई यूनियन ऑफ इंडिया जो है यानी कि जो स्टेट है वो बताएगा 3 वर्किंग डेज के अंदर पे कि भाई फर्दर जो है आपके एनवायरमेंटल क्लियरेंस के साथ कंप्लायंसेस नेसेसरी हैं भी या नहीं भी है यहां पे, ठीक है। ये चीज हो गया। अब इसके बाद इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है जो मैंने इनिशियली बोला है, ठीक है, कि भाई जो आपके एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं स्टेट की परमिशन पे, राइट। इस केस में हमारी जो नीतू सॉल्वेंट्स कंपनी थी ना, इन्होंने पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया, राइट। अब एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया इसलिए एनजीटी ने इनके ऑपरेशंस को क्लोज करने का ऑर्डर दे दिया, राइट। कायदे से अगर आप एक्सपोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेते हो तो वो वॉइड होता है, राइट। लेकिन यहां पर नीतू सॉल्वेंट्स ने क्यों नहीं लिया था एनवायरमेंटल क्लियरेंस यहां पे? क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ऐसी कोई नीड नहीं बताई थी। अब उन्होंने नहीं बताई थी तो वो नीतू इंसॉल्वेंट्स की जो गलती थोड़ी ना है ना, वो तो पीसीबी की गलती हुई यहां पे, राइट। यहीं पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है हमारे पे, राइट, कि जो हमारा एक्सपोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस होता है ना, राइट, अगर बेसिकली वो स्टेट परमिशन पे रिलाई करता है, क्योंकि यहां पर स्टेट ने पहले परमिशन दे दी थी, राइट। तो अगर बाद में नीड होती है एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की तो वो हो सकता है, यहां पर आपके एप्लीकेंट्स की या पिटिशनर की गलती नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे नीतू सॉल्वेंट्स का केस था। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द केस ऑफ पदम मेहता वर्सेस नदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये जजमेंट है हमारी 12th मई की, ओके। अब ये जो केस है ना ये बेसिकली लिंग्विस्टिक्स से डील करता है, ओके। यहां पर बेसिकली हुआ क्या था कि एक पीआईएल आई थी राजस्थान हाईकोर्ट के सामने, राइट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के सामने, यहां पर कि भाई जो राजस्थानी लैंग्वेज है ना उसे रीट के
2021 के सिलेबस में इंक्लूड किया जाए, राइट, और लोकल डायलेक्ट्स में इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस कर दिया था, राइट, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने यहां पर पिटीशन को डिसमिस कर दिया था, ठीक है। अब यहां पर सेंट्रल इशू ये था कि भाई क्या एक चाइल्ड के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है कि वो अपने मदर टंग में एजुकेशन को रिसीव कर पाए, राइट। सिंपल सी समझते हैं हम लोग यहां पर। राजस्थान हाईकोर्ट के सामने एक पिटीशन आई जिसने कहा कि भाई रीट एग्जामिनेशंस में राजस्थानी लैंग्वेज को एक ऑप्शन की तरह इंक्लूड किया जाए। राजस्थान ने वो हाईकोर्ट ने वो पिटीशन को डिसमिस कर दिया। अब यहां पर पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सेंट्रल इशू ये है कि भाई क्या एक बच्चे को अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो यहां पर अपनी मदर टंग में ही एजुकेशन ले सके। ये मेन क्वेश्चन था, राइट, बिकॉज क्योंकि राजस्थानी लैंग्वेज को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, 8th शेड्यूल के अंदर इंक्लूडेड नहीं है और आप उसको एजुकेशन में नहीं बढ़ा रहे हो, राइट। तो ऐसे में कोई बच्चा जो है क्या उसके पास अधिकार है कि वो एनफोर्स करा सकता है, वो बोल सकता है कि भाई नहीं मुझे अपनी ही लैंग्वेज में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको रिलेटेड कोर्ट ने बोला यहां पर, राइट, कि यस बच्चों के पास राइट है कि वो प्राइमरी एजुकेशन उस लैंग्वेज में ले सकते हैं यहां पर जो कि चाइल्ड के द्वारा अंडरस्टूड है यहां पे, राइट। एंड ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर इंक्लूड होगी, राइट। एजुकेशन जो है मस्ट बी इंटेलिजिबल टू बी क्वालिटी एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A, राइट। आर्टिकल 21A लोगों को राइट ग्रांट करता है कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले, राइट। अब क्वालिटी एजुकेशन के डेफिनेशन के अंदर ना इंटेलिजिबल एजुकेशन भी इंक्लूडेड है, यानी कि ऐसी एजुकेशन जो आपको समझ आए, राइट। अगर मैं आपको एजुकेशन देने का काम करता हूं लेकिन मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं स्पेनिश में, तो क्या आपको वो समझ आएगी? सिंपल है, नहीं आएगी। तो क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये होता है ऐसी एजुकेशन जो बच्चों को समझ आए और बच्चों को वो चीज बेहतर समझ आएगी जो उनके मदर टंग में पढ़ाई जा रही है। सिंपल इज दैट, ठीक है। यही चीज जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर नोट की, राइट। इस केस के अंदर पे यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं राजस्थान गवर्नमेंट को कि भाई राजस्थान लैंग्वेज को सब्जेक्ट की तरह इंक्लूड करे सारे गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पे फेज्ड मैनर पे यहां पे, ठीक है। तो यस यहां पर इसका अगर आप इशू का आंसर देखोगे तो यस इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज समथिंग कि भाई हाँ एक बच्चे का राइट होता है कि वो एजुकेशन ले सके अपने ही मदर टंग में, राइट। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ चाइल्ड्स राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज आर्टिकल 21(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये लैंडमार्क क्यों है यहाँ पे? क्योंकि बेसिकली हमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ग्रांट हो गया है कि भाई हम राइट रखते हैं अपनी मदर टंग में पढ़ने का, एंड ये हमारा इनहेरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) एज वेल एज आर्टिकल 21। कोर्ट ने फर्दर ये भी क्लैरिफाई किया कि भाई जस्ट बिकॉज कोई लैंग्वेज 8th शेड्यूल में एडेड नहीं है डज नॉट मीन कि वो प्राइमरी लैंग्वेज नहीं बन सकती आपका एजुकेशन के लिए, राइट। हमारे पास 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, राइट। जस्ट बिकॉज राजस्थान लैंग्वेज जो है वो उस शेड्यूल के अंदर नहीं है डज नॉट मीन कि वो एक प्राइमरी लैंग्वेज नहीं रखी जा सकती स्कूल्स के अंदर पे, ठीक है। ये चीज कोर्ट ने यहाँ पर क्लैरिफाई की है बहुत अच्छे से, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द थर्ड केस, दैट इज in reference city hounded by stray kids pay price, right? Judgment is of 19 May 2026. Okay, तो देखो दिस इज अ केस फॉर ऑल द डॉग लवर्स आउट देयर, राइट। क्योंकि इस केस के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट ने सुओमोटो कॉग्निजेंस लिया है और ये रिकॉग्नाइज किया है कि भाई आर्टिकल 21 के अंदर एज सिटीजन्स हमारे पास प्रॉपर राइट है कि हम जो है अपनी सराउंडिंग्स में घूम सके अच्छे से बिना किसी फिजिकल अटैक के डर के, एंड दैट इंक्लूड्स कुत्ते के द्वारा अटैक, राइट। तो देखते हैं इस केस में बेसिकली हुआ क्या है, ठीक है। देखो 8 जुलाई 2025 को कोर्ट ने सुओमोटो कॉग्निजेंस लिया था टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को फॉलो करते हुए कि भाई एक 6 ईयर ओल्ड के ऊपर डॉग्स ने अटैक किया है और उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा फेटल हो चुकी है। अब जब आप स्टैट्स देखोगे तो आपको पता चलेगा भाई यहाँ पे कि भाई नेशनली, राइट, 37 लाख डॉग बाइट के केसेस होते हैं एंड अकेले दिल्ली में हर दिन लगभग 2000 डॉग बाइट्स के केसेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो डिस्प्यूट है जिसका सुओमोटो कॉग्निजेंस लिया गया है वो बेसिकली सेंटर्ड है अराउंड द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के अंदर पे, ठीक है। सी होता क्या है इस एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के अंदर पे ना आप जानवरों को कैच करते हो, उन्हें स्टरलाइज करते हो एंड उसे वापस से छोड़ देते हो, ठीक है, या उन्हें किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रख लेते हो, ठीक है। तो यहां पर कुछ एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स थे जिन्होंने ये सॉर्ट किया था कि भाई अगर आप डॉग्स को उठा रहे हो, उन्हें स्टरलाइज कर रहे हो, तो जहां से उठाया था वहीं पे छोड़ के आओ, ऐसा कुछ ग्रुप्स का मानना था, ठीक है। तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस यहां पर लिया हुआ था, ठीक है।
अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि भाई जो आर्टिकल 21 है ना, इट इंक्लूड्स द राइट टू मूव फ्रीली इन पब्लिक स्पेसेस विदाउट द एप्रीहेंशन ऑफ डॉग बाइट्स, कि आपके पास एक इनहेरेंट फंडामेंटल राइट है कि आप पब्लिक प्लेसेस में घूमने का काम कर सकते हो बिना किसी डॉग बाइट के डर के। ओके, सी स्टेट ऑब्लिगेशन अंडर आर्टिकल 21 प्रिवेल्स ओवर ऑर्डिनरी एनिमल वेलफेयर रेगुलेशंस व्हेन ह्यूमन सेफ्टी इज एट स्टेक। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह नोट किया कि भाई जो स्टेट का ऑब्लिगेशन है आर्टिकल 21 के अंदर लोगों के फंडामेंटल राइट को, इस फंडामेंटल राइट को बचाने का, वो ओवरराइड कर देंगे यहां पर किसी भी मियर एनिमल वेलफेयर रेगुलेशन को। ठीक है, यहां पहली चीज कोर्ट ने नोट की एबीसी रूल्स के अंदर पे। दूसरी चीज जो कोर्ट ने यहां पर ये रूल की वो ये कहा था कि भाई अगर आप एबीसी रूल्स को देखने का काम करोगे ना, तो कुछ ऐसी बात करते ही नहीं है कि अगर डॉग्स को एक जगह से उठाया है, स्टरलाइज किया, तो उनको वापस उस जगह पे छोड़ो, राइट। तो ऐसे में जो यहां पर डिमांड किए जा रहे हैं एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स के द्वारा, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई अगर आप डॉग्स को स्कूल से या हॉस्पिटल से उठा रहे हो, उन्हें स्टरलाइज कर रहे हो, तो दीज आर सेंसिटिव एरियाज जहां पर आप डॉग को पॉसिबली दोबारा नहीं छोड़ सकते, बिकॉज भाई जस्ट बिकॉज वो स्टरलाइज हो चुका है डज नॉट मीन कि किसी को बाइट नहीं करेगा, राइट। तो ऐसे में गवर्नमेंट को कोई ना कोई अरेंजमेंट्स करना पड़ते हैं डॉग्स को कंटेन करने के लिए, राइट। तो ये चीज यहां पर नोट की कोर्ट ने कि भाई एबीसी रूल्स में यहां पर कोई मैंडेट नहीं कास्ट करते हैं कि आपको सेम जगह पे छोड़ना है, और अगर सेम जगह पे छोड़ने वाले रूल हमने पास कर दिया तो भाई कुछ सेंसिटिव एरिया से जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, जहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, इसलिए दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट मैंडेट एट ऑल, राइट। सिग्निफिकेंस क्या है यहां पर का? सिग्निफिकेंस सबसे पहले ये है कि भाई आर्टिकल 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक नया राइट का एक्सटेंशन दिया है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास अब राइट है टू सेव पब्लिक स्पेसेस का, जहां पर हम लोग डॉग बाइट से बचे रह सके। ओके, ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू दिस केस। देन कमिंग टू द लास्ट केस फॉर टुडे, दैट इज आर पीला पाहन वर्सेस पीला पाहन एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, देखो एक जो कॉन्सेप्ट हमने देखा है ना शुरू से, बचपन से मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में तारीख पे तारीख वाला, कहीं ना कहीं इस केस में उस चीज से डील किया गया है। ठीक है, इस केस में पर्टिकुलरली हुआ क्या था कि एक व्यक्ति था जिसके अगेंस्ट कुछ चार्जेस लग रहे थे, राइट। अब हुआ ये था कि हाई कोर्ट ने उस बंदे के अगेंस्ट पे सारी सुनवाई कर ली, सारे एविडेंसेस हो गए, राइट। जो भी प्रोसीजर होती है हाई कोर्ट की वो सारी हो गई। यहाँ पे हाई कोर्ट ने जजमेंट देके जजमेंट को रिजर्व भी कर लिया, लेकिन प्रोनाउंस ही नहीं किया अगले 3 साल तक। तो इस केस के अंदर पे ना सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन दी है स्पीडी जस्टिस के लिए, कि भाई अगर आप यहां पर कुछ भी जजमेंट का रिजर्व कर रहे हो तो कितने दिन के अंदर, कितने महीने के अंदर आप उसको प्रोनाउंस करना जरूरी है। जजमेंट अगर दे दिया गया है तो कितने देर में वो साइट के ऊपर अपलोड होना चाहिए। अगर बेल ऑर्डर्स इशू हो चुके हैं तो जेल अथॉरिटीज को कब तक पता होना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस, राइट, क्योंकि यहां पर हमें टाइमलाइन प्रोवाइड की जा रही है, कोर्ट्स को टाइमलाइन प्रोवाइड की जा रही है कि उनको कौन सा काम कब करना है। ठीक है, तो देखो इस केस के फैक्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि जो पिटिशनर था यहां पर वो लाइफ सेंटेंस काट रहे थे, कन्विक्ट हो गए थे झारखंड के अंदर पे, राइट। एंड उसके उनकी क्रिमिनल अपील को हाई कोर्ट ने सुना था जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 के बीच तक, राइट। हाई कोर्ट ने पूरी सुनवाई की यहां पे एंड जजमेंट रिजर्व भी करके लग रही, लेकिन वो 3 साल से ऊपर हो चुके थे, उसने अपने वर्डिक्ट प्रोनाउंस नहीं किए थे, राइट। ऐसे सेम केसेस हाई सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि भाई ऐसे 56 से ज्यादा केसेस अक्रॉस अलग अलग स्टेट पेंडिंग होके रखे हुए थे। ठीक है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह हेल्ड किया कि भाई जब आप आर्टिकल 21 की बात करते हो ना, तो वो हर स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, इंक्लूडिंग डिले इन प्रोनाउंसिंग रिजर्व जजमेंट्स, राइट। तो अगर आप रिजर्व जजमेंट्स को रख लेते हो लेकिन प्रोनाउंस नहीं करते हो, तो भी वो आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूडेड है कि भाई आपको प्रोनाउंस करना पड़ेगा। बिकॉज भाई प्रोसीडिंग्स की अगर बात करोगे तो प्रोसीडिंग्स की हर स्टेज तक आर्टिकल 21 आपका अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहां पर कोर्ट ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये नोट किया कि भाई अगर हाई कोर्ट ने कोई भी जजमेंट को रिजर्व कर लिया है ना, तो उसके 3 महीने के अंदर उन्हें वो जजमेंट प्रोनाउंस करना पड़ेगा, राइट। एंड उसका जो भी जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट है वो 15 दिन के अंदर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप किसी भी व्यक्ति को बेल देते हो, एक्विटल देते हो या सेंटेंस को सस्पेंड करते हो, तो जिस दिन आपने प्रोनाउंस किया है उसी दिन जेल अथॉरिटीज को पता हो जाना चाहिए, राइट। इसके बाद चीफ जस्टिस टू इंस्टीट्यूट ऑटोमेटेड मंथली मॉनिटरिंग एस्केलेटिंग मैकेनिज्म फॉर मैटर्स बियॉन्ड 2 मंथ्स, राइट। अगर कोई भी मैटर 2 महीने से ज्यादा पेंडिंग होकर रखा हुआ है यहाँ पे, राइट, तो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो ऑटोमेटेड मंथली मॉनिटरिंग इशू कर सकते हैं यहाँ पे एंड एस्केलेशन मैकेनिज्म भी यूज कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा अगर कोई भी जजमेंट जो है, ऑर्डर जो है प्रोनाउंस होता है ओपन कोर्ट में, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ये प्रोनाउंसमेंट ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड भी हो जाना चाहिए, ऐसा इस जजमेंट में कहा गया है। ठीक है, तो अब इस जजमेंट की सिग्निफिकेंस तो बहुत हाई हो जाती है हमारी, राइट? क्योंकि यहां पर एक तो ये चीज है कि भाई ये एक्सटेंशन दिया गया कि भाई अगर आप किसी भी प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज की बात करोगे तो आर्टिकल 21 के अंदर कवर्ड होगा, यानी कि वो राइट टू लाइफ के डेफिनेशन के अंदर कवर्ड होगा। सेकेंडली, यहां पर हमें टाइमलाइन प्रोवाइड की गई है कि भाई अगर हाई कोर्ट कोई डिसीजन ले रहा है, जजमेंट दे रहा है, तो वो कितने दिन के अंदर ही जो है इसे अपलोड करेगा, पास करेगा, प्रोनाउंस करेगा। तो इसकी जो टाइमलाइन से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। मेक ये 4 जजमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन्हें अच्छे से ध्यान रख लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये नोट्स चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां पर जो है आपको इस नोट्स का लिंक मिल जाएगा, या आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ you are anybody who is looking to prepare for element entrance examinations, let me tell you कि cases बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कवर करना, तो make sure that you keep following this series because this is going to help you a lot. And apart from that, अगर आपको किसी और भी तरह की असिस्टेंस चाहिए या लग रहा है कि सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे यहाँ पे, तो LEAC is going to be there for you. You just need to call us at 6363286363. Now, apart from that, if you want to connect with a community of like-minded people, or if you want to be updated with every sort of news that is coming up regarding LLM entrance examinations, you can join us at our Telegram channel, Instagram channel, as well as YouTube channel. And if you like the content, do like, share and subscribe. And if you have any queries या किसी और particular चीज पे आपको assistance चाहिए या किसी नए topic पे video चाहिए, do let us know in the comments. Thank you.